नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की। और पहले एक छोटी सी बात, रिव्यू और मैनेजमेंट के बीच फ़र्क होता है, ठीक है। और देखो, रिव्यू जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एजुकेशनल वीडियो है, उसमें आपको आपकी पर्सनलाइज चीज़ें नहीं पता लग रही, सिर्फ और सिर्फ एक जनरल आइडियाज़ पता लग रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली अब आपको कोई एजुकेशनल कंटेंट मिल गया, उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंज है, जो भी कुछ करना है, वो आप खुद कर रहे हैं, या फिर आपका एडवाइज़र आपको कंफर्म कर रहा है, वो चीज़ें अलग हो गई। ये रिव्यू होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट सर्विसेज में आपको हम बताते हैं कि ये म्यूचुअल फंड इसके अकॉर्डिंगली आपके लिए ठीक है। वो मैनेजमेंट सर्विसेज में जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है वो अलग है। जो हम ARI नंबर रजिस्टर्ड है, हम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया एक नंबर देता है, एक एग्ज़ाम के बाद वो नंबर हमारे पास है, जिससे हम म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको रिव्यू और टाइमली रिव्यू बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वन टाइम रिव्यू है या फिर जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है वो सिर्फ यहाँ मिल रहा है। तो वो नंबर उस चीज़ के लिए यूज़ मत करना। नंबर सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, जिन लोगों के पास टाइम या नॉलेज नहीं है, जिनको लगता है कि नहीं यार हम नहीं कर सकते ये। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पहला फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप टाटा बंधन 5K ईच, तो 20,000। अब देखो यहाँ पे ना वही प्रॉब्लम हुई, 30,000 आपने यहाँ डाल दिया, 5 5 10 और ये 20, ये बन गया 60-40 का रेशो। अब 60-40 के रेशोज़ में ध्यान रखना कि आपका पोर्टफोलियो मेनली इन कोर पे डिपेंड है, स्टेबल पोर्टफोलियो है, कंप्लीटली मतलब 80-90% इक्विटी है, तो एग्रेसिव तो है ही, लेकिन मॉडरेट एग्रेसिव। अगर आपको पता है कि आप मॉडरेट एग्रेसिव हैं, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10, डिटेल में जाऊंगा तो एक आधा नंबर कट ही जाएगा। ये मैंने पहले भी बात करी थी इसके बारे में कि जहाँ पे इन्होंने बताया था कि ग्रो ने पोर्टफोलियो में डीमैट चेंज, और डीमैट में चार्जेस लगेंगे आगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे इनकी रनिंग SIP में भी मैंने लास्ट वीडियो में भी ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड उठाया था, जिसमें मैंने एक छोटी वीडियो बनाई थी, वो छोटी वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। और बेस्ट स्मॉल कैप टाटा, एडलविस, और देखो कंसिस्टेंट जब सबसे ज़्यादा ये 5 में से 5 साल, ये 7 में से 5 साल, और HDFC का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन स्टिल ये उस कैटेगरी में है, ये उस लिस्ट में है जहाँ पे हमने बोला था कि हम 13-14 म्यूचुअल फंड लेके चल रहे हैं, तो ये उस लिस्ट से बाहर नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ी बात है। मदर ऑफ रूल्स, नो मोर 20% इन एनी सिंगल फंड देन डिपेंडिंग ऑन वन रिस्क प्रोफाइल, वाई नॉट 17 सैटेलाइट 13 कोर। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, हाँ मतलब 70-30 डिपेंड कर सकता है। हाइपर एग्रेसिव हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ एक रीज़न, प्रोफाइल के अलावा एक रीज़न जो हमें कंसीडर करना चाहिए, शायद आपको अच्छा लगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ का फैक्ट के साथ, एजुकेशनल चीज़ के साथ आंसर देता हूँ, कैलकुलेशन के साथ, तो मैं उसका फीडबैक भी चाहता हूँ। और अगर ये इंसान जिन्होंने कमेंट किया वो वीडियो नहीं भी देख रहे, तो बाकी सबके में मन में ये बात आती होगी कि अगर हम 70% 80% भी लोग अगर सैटेलाइट भर ले तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पूरी, इस वीक मैंने सब इसी चीज़ के बारे में बात करी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो। एग्जाम्पल के लिए आपने 4 फंड ले लिए, सैटेलाइट 2 ले लिए, कोर। अब इसके अंदर आपका 70% पैसा जा रहा है, इसके अंदर 30% जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि होता क्या है, जब भी एक जनरल रूल जो हमने पढ़ा था, जो रिसर्च हमें बताती है कि अगर 10 सैटेलाइट फंड चल रहे हैं तो बियर रन आएगा, फिर बुल रन आएगा, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 फंड वापस चल रहे होंगे। 5 ट्रेंड से बाहर, कैटेगरी एवरेज से बाहर, सब जगह से बाहर, उनको हमें चेंज करना पड़ सकता है। अब ये जंप अगर एक साल में आता है, कई बार क्या हुआ कि मार्केट काफ़ी अच्छा चला फिर डाउन आ गया, कभी अच्छा चला फिर डाउन आ गया, तो जब ये डाउन अप डाउन होता रहेगा ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा फंड परफॉर्म नहीं करेंगे। तो दूसरे बुल रन में 2 फंड परफॉर्म नहीं करेंगे, और ये 4 काफ़ी नेगेटिव लेके जाएंगे। जब सैटेलाइट, जब ये बियर रन आएगा तो ये बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ये हमने एग्जाम्पल से देखा था, JM फ्लेक्सी कैप के, क्वांट स्मॉल कैप के, निपॉन स्मॉल कैप के, और एक फंड और था एडलविस का लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस, मोतीलाल का लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप या कोई थीमेटिक फंड लास्ट 1 ईयर में परफॉर्म किया है, तो चारों ने दबा के नेगेटिव रिटर्न दिए। लेकिन फिर उसके बाद जब रिकवरी की बात आई, तो अगर ये मुझे चारों रिटर्न देते तो बढ़िया रहता, लेकिन इनमें से 20% ने दिए, सॉरी 50% ने। 2 फंड बोलने वाला था मैं यहाँ पे, इसलिए 20% गलती से लिख दिया। तो 2 फंड ने रिटर्न दिया, 50% हमें फंड ने रिटर्न दिया। तो जो लॉस 40 था, प्रॉफिट हमें 30 आया, या फिर 40 आने में थोड़ा टाइम लग गया। इतने में ये थोड़ा सा कवर कर गया, ये तो बेटर कवर कर गया।
अब यहाँ पे हमारे लिए मुसीबत ये हो जाती है कि बार बार 2 फंड को 3 फंड को कैटेगरी एवरेज से निकालना, जो कि हमारे पोर्टफोलियो का 35% होगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। 35% क्यों? क्योंकि अगर ये 2 फंड नहीं चलेंगे तो हमारे पास 35% 40% पैसा इनके अंदर होगा, और जब पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा तो 40% पोर्टफोलियो को चेंज करना सच में एक टाइम पे ये चीज़ इम्पॉसिबल चली जाएगी। तो उसका आंसर क्या हो सकता है 70-30 वाले का? आप स्टार्ट कर सकते हैं इस रेशो से। सिर्फ और सिर्फ एक जनरल रूल बता रहा हूँ, फंड का कोई नाम नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूँ जो CFA के एग्ज़ाम्स वगैरह में या कुछ सैम्पल पोर्टफोलियोज़ में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे यस हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट धीरे 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 आपको 60-40 या 50-50 पे स्विच करना पड़ेगा आने वाले सालों में, ताकि, और मैं कह रहा हूँ जब आपका 10 साल 15 साल बीत जाएंगे ना, तो यही रेशो आपका 30-70 भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, कितना चर्न कर लोगे? तो स्टेबिलिटी चाहिए होगी। तो शुरू से ही अगर हम स्टेबिलिटी बना के नहीं चलेंगे, कुछ लोग करते हैं सर मैं तो पूरा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बना के बैठा हूँ, देखना मेरे रिटर्न 10-15 साल में। काश कोई अभी आके मेरे को बोले कि सर मुझे पिछले 15 साल में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से कंपेयर करके देख लो अपने पोर्टफोलियो के साथ या किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के साथ। तो एक सैम्पल सा पोर्टफोलियो उठाऊंगा जो हमारे साथ 8-10 साल से चल रहा है और कंपेयर करके दिखा दूंगा। और अगर ये कंपैरिजन आप 5 साल के पोर्टफोलियो पे चाहते हैं कि अगर एक कम्प्लीटली 100% सैटेलाइट बना दिया और एक कंप्लीट कंट्रोल रेशो में, जैसे मैं यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो वो आप मुझे वीडियो डिमांड कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पोर्टफोलियो पे। देयर मस्ट बी 2 स्मॉल कैप इन पोर्टफोलियो विद डिफरेंट स्ट्रेटजी। मस्ट भी मत लगाया करो, ठीक है। 1 मस्ट बी एस्टेब्लिश फंड, अदर विल बी हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्मॉल कैप इंडेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ अ चॉइस। मस्ट मत लगाया करो, बाकी सब चल जाएगा, ठीक है। ये आपकी सोच हो सकती है। HDFC फ्लेक्सी कैप लिया, लार्ज कैप SBI कॉन्ट्रा, 3 फंड नहीं होने चाहिए थे, लेकिन स्टिल मस्ट भी नहीं है। सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। एग्जांपल मतलब एक तरह से जो मेरे हिसाब से रूल को ब्रेक करता है कि अगर मैं इनके अंदर तीनों के अंदर ओवरलैपिंग चेक करूँगा तो वही 50-100 स्टॉक्स के अंदर घुमा फिरा के अलग तरीके से ले रखा है। तो ये 2 फंड हो सकते थे, ये 2 फंड हो सकते थे, या ये 2 फंड हो सकते थे, ज़रूरी नहीं था 3 का कॉम्बिनेशन बनाना। एडलविस मिड कैप वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहती है मिड कैप कैटेगरी में। गोल्ड एंड सिल्वर ले लिया, ये बहुत स्मार्ट चॉइस है। इन्वेस्को, और क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ना गोल्ड और सिल्वर प्रोवाइड करते हैं, और स्पेशली जब आपका कोई एडवाइज़र नहीं है, क्योंकि अगर आपने एडवाइज़र ले रखा है तो फिर वो तो मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर आप लेके भूलने वाली चीज़ है कि यार अब पता नहीं हम कब खुद मैनेज करें, कैसे मैनेज करें, तो गोल्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। JM फ्लेक्सी कैप के बारे में इन्होंने बात करी थी, या फिर ऊपर आप समझ के होंगे ये कैसा है। यहाँ पे एक गलती ये कर रखी है, क्वालिटी वाइज ये बढ़िया है, क्वालिटी वाइज ये बढ़िया है। आपने मुझे बोला कि 1 मस्ट बी एस्टेब्लिश और 2 डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ। ये दोनों डिफरेंट स्ट्रेटजी नहीं रखते मेरे भाई। टाटा और इन्वेस्को दोनों एक दूसरे की कॉपी स्ट्रेटजी हैं, स्ट्रेटजी के मामले में बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हाय फ्रेंड रोना आ गया ये पढ़ के मुझे क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से बहुत पहले, आज से 1-2 साल पहले जब मैं वीडियो बनाता था ना, तो मैं हमेशा बोलता था कि यार इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप लोग सर बोलो, ठीक है। दोस्त बोल लिया करो, निखिल बोल लिया करो, तो थैंक यू फ्रेंड बोलने के लिए। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन JM फ्लेक्सी कैप फंड फॉर द पास्ट बट द रिटर्न्स आर करंटली, देखो 1 ईयर है ना, अभी भूल जाओ। कोई भी आपने पास्ट 1 ईयर से ही लिया है, स्विचिंग करना मतलब बच्चों का खेल नहीं होता। मतलब आप ये मत सोचो कि कोई फंड नहीं चलेगा उठा के बदल दूंगा। स्टार्टिंग में जब पोर्टफोलियो आप स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से 3 साल का, 3 साल तो मैं मिनिमम बोलता हूँ कि टाइम दो। 3 साल बाद आपने क्या रिटर्न्स जनरेट करे उसके बाद आप देखो अब इसमें ना क्या होता है, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर 3 साल वेट करेंगे फिर फंड चेंज करेंगे, फिर ना चले तो 2 साल में, फिर तो 5 साल में हम रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। और जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाउंडिंग में स्टार्टिंग ईयर्स बहुत मैटर करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, अब ये मत सोचना कि अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोगों का दिमाग कहाँ चलता है। एक जनरल आइडिया भी दे दो ना तो फिर मतलब बातें ऐसी होती हैं। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नॉलेज गेन करो, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाने से पहले इतनी ऐसा नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको कम टाइम में गेन करनी है। ऐसा नहीं है आप 1-2 साल लेके बैठे रहो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, सर हमारे पास लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करो अभी टाइम है। सर और टाइम वेट करते हैं, क्या पता और अच्छा टाइम आ जाए। वेट करते करते कई बार ऐसा होता है कि होती ही नहीं है इन्वेस्टमेंट। और ये तो मैं अपने क्लाइंट्स का बता रहा हूँ, जिनको मैं खुद बोलता रहता हूँ फ़ोन करके कि सर आपने बोला था कि आप करना चाहते हैं। जिन लोगों को रिमाइंडर नहीं जाते होंगे वो तो भूल ही जाते होंगे।
रिमाइंडर देने के बाद भी जब ये रेशो ऐसा है कि 70% लोग करते हैं 30 नहीं करते तो प्रॉब्लम है। लेकिन स्टार्टिंग में देखो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में आप नॉलेज गेन करो, नहीं हो सकती तो एडवाइज़र हायर कर लो। एक ऐसा एडवाइज़र, एक ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको हेल्प करे। और अगर आपको लगता है वो मैं हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, तो एक बार बात करके देख सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि आपने बात कर ली और सर्विस ले ली। अभी के लिए मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि एक जनरल रूल के हिसाब से 3 साल मुझे वेट करना चाहिए, और ये जनरल रूल आप अपने ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हो। इस चीज़ का आंसर आप खुद कर सकते हो। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में बंधन स्मॉल कैप लार्ज एंड बंधन लार्ज कैप मोतीलाल, अब इसमें बहुत सारे रूल ब्रेक हुए हैं। क्या रूल ब्रेक हुआ है? पहला, एक ही एएमसी के अंदर 2 बार फंड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ही एएमसी के लार्ज मिड और स्मॉल हैं, ये प्रॉब्लम है। चलो ये ठीक है, ये ठीक है। क्वालिटी वाइज इसको मैं 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। अगर मैं इसमें से बाहर निकलूँ, लार्जर मिड कैप कैटेगरी जो मेरी समझ से बाहर है, तो ये 5 फंड में भी अगर हम डिवाइड करें तो एक मल्टी हो गया, एक कॉन्ट्रा, एक फ्लेक्सी, 2 स्मॉल कैप। मिड कैप की कमी रहती है तो मैं मिड कैप जाके एडलविस मोतीलाल लेना चाहूँगा, या कोई भी मिड कैप मैं उठा लूँगा, तो वहाँ पे जाके पोर्टफोलियो मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको जनरल रूल 2 बताए कि एक एएमसी के अंदर जाने का कोई बेनिफिट नहीं होता, और लार्ज एंड मिड कैप में 65% लार्ज कैप ही होता है, तो ये भी एक प्रॉपर लार्ज कैप की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया। स्टिल कोई एडवाइजरी नहीं है, जस्ट और जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पज से 2 रूल बताए, जिस 2 रूल को आप फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ HDFC BSE सेंसेक्स की, पराग पारिक, 2 स्टेबल फंड, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, सिंपल, ख़त्म। कुल रिटर्न अभी छोड़ दो, अभी तो 3 साल बाद रिटर्न देखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये पोर्टफोलियो हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि ठीक है 33% आपने कोर के साथ स्टार्ट किया है। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे साल बीतते रहेंगे कोर ऐड करते रहना है। धीरे धीरे हर साल अगर आप 2% कोर को ऐड करोगे 35, तो आने वाले 10 सालों में ये 53% कोर पे चला जाएगा, 47 सैटेलाइट पे और चर्निंग में। ये रूल्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सब आपको, ठीक है, एडवाइजरी नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।